से किया था। कितने बच्चों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था? बाकियों ने क्यों नहीं किया? छोड़ दो। जी, कितने बच्चों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया हुआ है? दोबारा हाथ खड़ा करें। जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। क्यों? तो पता करना था ना होमवर्क। तो भाई होमवर्क तो पूछा करो। एक छुट्टी करते ऊपर से काम नहीं करते आप लोग। तो पोस्ट बैच मेरा कसूर है, ज्वाइन किया पोस्ट बैच में। पोस्ट बैच में ज्वाइन किया, अभी भी नहीं पढ़ना। जी, जिन्होंने सवाल किया कोई मसला आया हो तो बताएं। होना चाहिए था छोटा सा मसला। फर्नीचर में 2 डिस्पोजल थे। अच्छा, समझा देता हूं जी, इसीलिए पूछा। प्लीज साइड पे हो, ये जगह खाली रखा करें। साइड पे हो, तीसरी रो भी साइड पे हो। जगह खाली रखा करें साइड पे। जगह खाली रखा करें साइड पे। जल्दी 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 जल्दी। नहीं आएगा, कैसे नहीं नजर आएगा? यहां से आता है, यहां से क्यों नहीं नजर आएगा? भाई इधर भी रोज में पहली रो के अलावा किसी रो पे 6 से कम बच्चे हों तो सातवें की जगह खाली होनी चाहिए। प्लीज, हर रोज बोलना पड़ता है। खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। जिस रो पे 6 से 7 से कम बच्चे हों और जगह खाली ना हुई कोने पे, मैंने निकाल देना सारी रो को। बार बार रोजाना आपको ये कहना पड़ता है। और ना करें, चलें जगह बनाएं। इसमें तो जरा मुश्किल होती है, सुबह वाली में कर दो। इसमें चाहिए क्योंकि सुबह वाली में सीधा उसके बच्चे को ना एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा। वो ट्रांसफर लिया उसने उधर से, मेरी स्टूडेंट है। उससे कहना ये वाली सीट पे बैठा करेगा। उसे कहना जल्दी आना है, इस सीट पे बैठ जाना, ठीक है? ये जगह खाली होती है। बाकी गुंजाइश आप खुद ही देख लें, कोई नहीं। जी जी, अभी आते हैं स्टूडेंट्स तो बनेगी ना जब। ओके जी, सेकंड रो ऑनवर्ड 7 से कम कोई हो तो सातवें की जगह हो, एंश्योर कर लें। सेकंड रो ऑनवर्ड एंश्योर कर लें। बेटा ये बैग उठा लें, शाबाश। नीचे लटका दें, नीचे कुंडी लगी हुई है। ओके शाबाश। 7 बैठे हैं, ओके फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। तुम लोगों के बेंच पे 7 है। साथ होके बैठेंगे तो 7 बैठेंगे ना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सेहत क्लब। अल्लाह आपको सेहत दे, तो सेहत क्लब वाला सवाल मुश्किल नहीं था। एक छोटी सी एडजस्टमेंट में मसला है। ऑन 1 जुलाई 10 हमारे साल का पहला दिन। भाई पहले तो बैलेंस शीट गिवन थी 30 जून 10 की, वो ओपनिंग बैलेंसेस बेसिकली गिवन थे, और हमें 30 जून 11 की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी थी। सफा नंबर 194 होमवर्क। ओके अच्छा, कहता है 1 जुलाई 10 पे फर्नीचर हैविंग WDV ऑफ 6000 वॉज, भाई चुप कर जाएं। ऑन 1 जुलाई 10 हमारे साल के पहले दिन, एडजस्टमेंट 2 पढ़ रहा हूं, 1 तो आसान थी। ऑन 1 जुलाई 10 फर्नीचर हैविंग WDV ऑफ 6000 was traded in with a new furniture having fair value of 6700। फर्नीचर का अकाउंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट हुआ करता है, एसेट का अकाउंट, और एसेट का अकाउंट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट हुआ करता है, ठीक है? और अगर ओल्ड की कॉस्ट ना अवेलेबल हो तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बन रहा होगा, बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी। जैसा कि इस केस में था, हमारे पास
फर्नीचर बुक वैल्यू पर अवेलेबल था, ऐसे ही है। बैलेंस शीट में उसने बुक वैल्यू दी हुई थी, तो ओपनिंग भी बुक वैल्यू, एडिशन तो होता ही कॉस्ट पे है, उस पर तो शक होता नहीं है, यही तो एक चीज इस अकाउंट में कॉस्ट पे होती है। डेप्रीसिएशन भी यहीं पर आया करती है, और डिस्पोजल अगर हो तो वो भी बुक वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी ही बुक वैल्यू है, और क्लोजिंग भी बुक वैल्यू होती है। ठीक है, सही है ना। तो एडिशन सिर्फ कॉस्ट पे होता है, बाकी इस अकाउंट के अंदर सब चीजें बुक वैल्यू पे होती हैं। डेप्रीसिएशन तो कोई ताल्लुक नहीं ना, कॉस्ट वो तो डेप्रीसिएशन है, इसलिए उसको अलग कर दिया। अब पहली ट्रांजैक्शन में क्या था, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई कॉस्टिंग 4000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ एट अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500, और ऊपर रिसीट पेमेंट में नजर भी क्या आ रहा था, 500। तो ये तो रिलेटेड है पॉइंट 1 के डिस्पोजल के साथ, वो तो साइड पे हो गया, वो सिंपल डिस्पोजल था। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ये थी, एक्सचेंज पढ़ा हुआ है हमने आगे 16 में। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो होनी नहीं है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होती तो हम एक्यूमुलेशन को डेबिट करते, लेकिन चूंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, तो फिर यहां पर कॉस्ट ओल्ड की कॉस्ट अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग नहीं आएगी, बल्कि एसेट अकाउंट ओल्ड जो है वो ओल्ड की बुक वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, कितनी वैल्यू पर पड़ा था हमारा पुराना फर्नीचर, साथ हो जाए बेटा, कितनी वैल्यू पर पड़ा था हमारा पुराना फर्नीचर, 6000 पे। ये तो हमने 6000 से क्रेडिट कर दिया। हो जाए साथ बेटा, मैं कोशिश करूंगा कोने पे जो चीज लिखी भी जाए वो बोल दूं। जिन्होंने बाद में ट्रांसफर वगैरह लिया है वो टाइम पे आके कोने पे बैठा करें, ठीक है जी, ये मैं बता रहा हूँ, नाइंसाफी ना किया करें, अल्लाह भी नाराज होते हैं इस बात से। तो जिन्होंने बाद में ट्रांसफर वगैरह लिया है वो टाइम से आके कोने वाली सीटें भरा करें, ताकि पहले आने वाले जो बच्चे थे उनके साथ उनकी हक तलफी ना हो, ठीक है जी। ओके, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि कौन, मैंने नहीं कहा कि आप में से कोई ऐसे, तो सारे बच्चे आप तो टाइम पे आए हैं, वैसे अगर कोई बीच में हो तो मैंने तो जनरल बात। ओके सुने, पुराने एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी, 6000, नए की कॉस्ट कितनी है। अच्छा, अब सिचुएशन 2-3 केसेस हो सकते थे। पहला, हमने कैश पेड का फॉर्मूला पड़ा हुआ था, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। अब ये नहीं पता था कॉस्ट ऑफ न्यू कितना है, ट्रेड इन अलाउंस कितना है, ये दोनों बातें नहीं पता थी ना। अब यहां पर देखिए पॉइंट, वो कहता है हमारी किताबों में एक एसेट 6000 पे नजर आ रहा था, वो हमने एक्सचेंज कर लिया एक नए एसेट से जिसकी वैल्यू थी 6700, इसका मतलब 6000 ही है, और यहां पर तो कुछ भी पे नहीं हुआ नजर आ रहा। बात समझिए, यानी कि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है पॉसिबल, ये देखें। हमने एक 6700 का एसेट खरीदा, इसके अगेंस्ट हमने 6000 वाला एसेट भी दिया लेट्स से, और हमने कैश भी दिया लेट्स से 1000, तो हमें क्या हो गया, क्या लॉस हो गया, कितना, 300 का लॉस हो गया। एक सिचुएशन ये बन सकती है, बोलो। दूसरी सिचुएशन, हमने 6000 का एसेट दिया, 6700 वाला एसेट लिया, उसके बदले में 6000 वाला एसेट भी दिया और 300 रुपए का कैश भी पे किया। ऐसी सूरत में क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, कितना, 400 का गेन हो जाता। ये दो सिचुएशंस बन सकती थी। अगर कैश की फिगर होती तो कैश या 700 पे करते, 3 सिचुएशंस, या 700 पे करते, नो गेन नो लॉस। 6700 वाले एसेट के अगेंस्ट 6000 वाला एसेट दिया, 700 रुपए कैश दिया, नो गेन नो लॉस। 6700 वाला एसेट लिया, 6000 का एसेट दिया और 300 रुपए दिए, 400 का गेन। 6700 वाला एसेट लिया, 6000 वाला एसेट दिया और साथ में 1000 रुपया दिया, तो 300 का लॉस। यही 3 पॉसिबल सिचुएशंस थी ना। अब उसने क्या कहा, हमने 6700 वाला एसेट लिया और उसके अगेंस्ट 6000 वाला एसेट दिया, बस कोई कैश की बात नहीं कर रहा। तो फिर सादा सी बात है कि 6700 वाली चीज हमें कितने में मिल गई है, 6000 में, और हमें 700 का क्या हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस में गेन, और वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाना था। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? ठीक है, तो 6700 वाला एसेट आया है, गया क्या है 6000 वाला एसेट। तीन सिचुएशन हो सकती थी, कोई कैश ना दे सारा गेन, कैश दे दें तो कैश ज्यादा भी जा सकता है कम भी जा सकता है, गेन लॉस निकल सकता था। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन में क्या था, कोई कैश नहीं दिया, कोई कैश नहीं दिया, तो फिर 6700 वाली चीज 6000 में मिल गई ना, समझो 700 का क्या हो गया, गेन। क्लियर है ये बात? और इस सवाल में मेरे ख्याल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी डिस्कस करने वाली, अगर कोई है भी तो अब टाइम कम है, कल देख लेंगे। सवाल को दोबारा देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट थी, ओपनिंग पड़ी थी, एडिशन है, क्लोजिंग आ जाना था, कोई टेक्निकल बात और इस सवाल में नहीं थी, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट टेक्निकल थी। ओके, क्लियर है? ये एक्सचेंज हमने किया हुआ है ना, एक्सचेंज हमने किया, ये मिटा रहा हूं। ओके जी, आज वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका इंतजार करूंगा साथ साथ इतना फॉर्मेट बनाते हुए। ठीक है, बस मैं थोड़ा साथ साथ रेस्ट करता रहूंगा, सवाल पढ़ते जाते हैं, आप ये फॉर्मेट बनाते जाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, द अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब हैज रिजाइंड एंड मिस्टर इमदाद ने मांग ली इमदाद। Mr. Imdad has been assigned the task of preparing the accounts for the year ended 31 दिसंबर 2006। सफा नंबर है 196 और सवाल नंबर है 9। एग्जेक्टिव क्लब स्प्रिंग 7 का, वापस क्यों चले गए स्प्रिंग 7? अच्छा भला आगे बढ़ गए थे भाई, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसी में ही है, इसके अलावा नहीं है, इसलिए ये सवाल करके उसके बाद कम से कम भी 3 सवाल तो और मुझे नजर आते हैं जो मैंने खुद आपको करवाने हैं, 3 से 4। ठीक है, तो वो अब बिल्कुल रिसेंट में चले जाएंगे, पर ये क्वेश्चन करना भी जरूरी है। ठीक है, कोई क्लास मिस ना करना, मैंने आज एक चीज की बुनियाद डालनी, उसकी एक्सप्लेनेशन कल जाके आनी, तो जिसने आज की क्लास मिस की उसको कल समझ नहीं आना, जिसने कल की क्लास मिस की उसको आज वाली बात का आगे सर मिस या पैर मिस, फायदा नहीं होगा। कोई छुट्टी नहीं करनी इस टॉपिक के अंदर। ओके, थोड़ा सा टॉपिक है, सारा तैयार हो जाएगा अगर सारी क्लासेस पढ़ी होंगी तो। ठीक है, छुट्टी करने से नुकसान हो जाएगा, आसान टॉपिक है, आ जाए तो मुफ्त के नंबर पासिंग इसमें आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, पर छुट्टी ना करने वालों के लिए ये सारी सहूलियात हुआ करती हैं। ठीक है, टेस्ट देने वालों के लिए ये सारी सहूलियात हुआ करती हैं। टर्म टेस्ट है आपका नेक्स्ट वेडनेसडे को, तो इस वेडनेसडे को सिर्फ सिंगल इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं। सिंगल एंट्री और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों ही टर्म टेस्ट के अंदर, बोरिंग कॉस्ट भी और बाकी भी इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन 3 फुल फ्लैज क्वेश्चन तो अभी बता रहा हूं आपको। मुझे याद करवाना है आपने जुमे को, याद करवाना है जुमे को, तैयब बैठे, याद करवाना है मुझे जुमेरात को आपने। ठीक है, ताकि मैं इनके लिए होमवर्क निकाल लूं, किए हुए क्वेश्चंस ही आपको मैं दूंगा जुमेरात जुमे को, आपने उसकी तैयारी संडे पे करनी है जो संडे आ रहा है। ठीक है, उसमें सिंगल एंट्री का क्वेश्चन डालेंगे हम। ठीक है, सलाह से कर लेते हैं, टर्म टेस्ट में क्या होगा, जो पढ़ा हुआ वही होना है। सिंगल एंट्री का फुल फ्लैज क्वेश्चन, अच्छा हैवी सा क्वेश्चन, आईकेप लेवल का नहीं, अच्छे लेवल का। आईकेप का लेवल तो आपने देख लिया है, वो सारे बच्चे ही पास हो रहे हैं इस दफा, तो जो आपने रिसेंट टाइम का क्वेश्चन किया है तकरीबन जितने रिजल्ट पेपर चेक हुए तकरीबन सारे बच्चे पास हैं, तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा आपको हिलाना जुलाना पड़ेगा, आप ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक सवाल सिंगल एंट्री का तगड़ा सा, एक सवाल इनकम एक्सपेंडिचर का वो भी अच्छा सा। ठीक है, टर्म टेस्ट की बात कर रहा हूं, कल बुध है, कल तो इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री, इनकम एक्सपेंडिचर और बोरिंग कॉस्ट, ये 3 सवाल तो मुकम्मल हो जाएंगे ना। उसके बाद फिर IS 16, IS 36, ये 2 रह जाते हैं, इम्पेयरमेंट और IS ये फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, इसको यहीं पे यूज कर लेंगे, या हो सकता है इसके MCQs आ जाएं, या हो सकता है इसके भी क्वेश्चंस बन जाएं। तो बहरहाल मैं आपके साथ होमवर्क में ये शेयर करूंगा ताकि आप टर्म टेस्ट की तैयारी कर सकें। जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वही दूंगा दोबारा से। अच्छा जी, बना के लाना। ओके, वो मॉक में। अच्छा जी, अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब हैज रिजाइंड एंड मिस्टर इमदाद हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। ऑन टेकिंग चार्ज मिस्टर इमदाद पता लगा that the books had not been written since January. After searching the available records and discussing various issues with the members of the management committee, he was able to gather the following information. Executive club है तो
एक तो क्लब की मेंबरशिप के पैसे होंगे, फिर वहां पे कोई उन्होंने स्नूकर के फट्टे छट्टे लगाए हुए हैं, वहां पे लोग आके गेमें खेलते हैं और पैसे देते हैं, कुछ ये इनकम होगी। और फिर इस सवाल के अंदर आपको नजर आएगा उन्होंने कैटरिंग सर्विसेज दी हैं। जैसे पहले सवाल में हमने बोतलें बेची थी, दूसरे में हमने वो कैंटीन ओपन कर ली, बढ़ते जा रहे हैं हम भी ना। तीसरे में हमने क्या कर लिया, कैटरिंग सर्विसेज का काम शुरू कर लिया। ठीक है, तो ओवरव्यू जरा सवाल का लेता हूं। पॉइंट नंबर 1 में स्नूकर टेबल के पैसे पड़े हुए हैं जो रिसीव हुए। पॉइंट 2 में सब्सक्रिप्शन की बात करता है। पॉइंट 3 में कोई डोनेशन है, नई बात है, यही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट 4 में जो कैटरिंग सर्विसेज दी हैं उसका मार्जिन गिवन है। पॉइंट 5 में स्नूकर टेबल्स, हमारा फिक्स एसेट है ना स्नूकर टेबल, उनके बारे में डिटेल गिवन है। ठीक है, पॉइंट 6 में समरी ऑफ बैंक अकाउंट गिवन है। पॉइंट 7 में आज बैंक अलग और कैश, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो मोर देन कंफर्टेबल है, हम सिंगल एंट्री से होके आ रहे हैं, हमारे लिए क्या मसला है, ऐसे ही है ना। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट जो इसके प्योर कॉन्सेप्ट है ना इनकम एक्सपेंडिचर के, बस वो एक एक दो करके हम रोज नए लेते जाएंगे। सवाल करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखेंगे आप इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 7 में कैश की पेमेंट्स है, मतलब आज कैश का अकाउंट भी बनेगा। पॉइंट 8 में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। पॉइंट 9 को ना काट दें, ये काट मतलब सिर्फ 9 को सर्कल करके काटें, कल बात कर लूंगा इस पे। ठीक है, मेरा राई कैप का इस पे इख्तलाफ है सख्त, आपका भी होगा इंशाल्लाह, तो इसलिए ये एक पॉइंट इग्नोर करने वाला है। आज चूंकि क्लास में टाइम नहीं मिलेगा, पूरा सवाल करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने क्यों इग्नोर किया, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल आते ही पहले 5-7 मिनट में करेंगे। तो जो टाइम पे आ जाएंगे उनको ये डिस्कशन मिल जाएगी, जो नहीं आएंगे वो रह जाएंगे। ओके, चलें अब रिक्वायरमेंट है, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। बना डाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। आगे कहता है शोइंग सेपरेटली रिजल्ट्स रिलेटिंग टू, तो सेपरेटली ही रिजल्ट शो करते हैं हम। कभी रिक्वायरमेंट कह देता था, आज रिक्वायरमेंट ए ही रखी है तो उसमें वर्किंग हम कह देंगे। इस रिक्वायरमेंट में तो एक ही फिगर आएगी ना, हमने यहां पे कुछ नहीं शो किया, बल्कि इसमें रिजल्ट लेकर आए। रिजल्ट कहां से निकाला है, सेपरेट वर्किंग में। ओके, तो ये हो गया दो चीजें रिक्वायरमेंट में लिखी हुई थी। तीसरी बैलेंस शीट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए 1 मिनट में। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है, आज इधर देखें, आपने यहां पर ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस क्लोजिंग फंड लिखा था ना, आज मैंने इस फंड को जनरल फंड का नाम दे दिया है, लिख लें, समझाऊंगा। ठीक है, ये जनरल फंड था, आज कुछ स्पेसिफिक फंड्स की तरफ चल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट, ठीक है, और क्लोजिंग जनरल फंड। इसके नीचे ना आपने 1-2 लाइनें खाली छोड़ देनी है। आने वाले दिनों में यहाँ पे 3-4-5 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, एक एक करके हम यहाँ पे लाइन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फंड्स के अंदर कुछ किस्में आएंगी, तो अभी फिलहाल आज पहली किस्म आने लगी है, जिस वजह से ये सवाल करवा रहा हूँ। तो आई कैप में बहरहाल यही टेस्ट हुआ हुआ जो हमारे सामने है। तो 1 लाइन 2 लाइन इसके नीचे खाली छोड़िएगा, फिर लाइबिलिटीज की हेडिंग 5-6-7 लाइनें इसके लिए, फिर एसेट्स की हेडिंग देके बाकी का सफा खाली। ओके, जल्दी से फॉर्मेट बनाए, जल्दी जल्दी, शाबाश। शानी फॉर्मेट बना लो। क्या है ये, कुछ देखा देखी भी साथ शुरू हो गया। वैसे असली वाले को तो गुस्सा आता ही होगा कि यार ये क्या मेरी नकल में, और सही करते भी नहीं है। खुश रहो भाई, हंसते रहो, खेलते रहो। अब इस पे ना करो, दुआ दे रहा हूं, आमीन करो इस पे, वरना ओ ही हो जानी है तुम्हारी। दुआ दे रहा हूं, उस पे ओ कर रहे हैं, उस पे आमीन करते हैं ताकि खुश रहें आप। चेक कर, आमीन ये कर रहे हो, अच्छा। वर्किंग 1 भी साथ बना ले, उसके आगे नहीं चलना, बस वर्किंग 1 करके रोकें,
फिर मैंने भी बैलेंसेस लिखने, मिलकर लिखते हैं उसके बाद। मैंने तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा इससे आगे नहीं जाना, तुम ऐसे ही चल पड़े हो मुंह चुक के। ओके, हो गया नोट। अब पॉइंट नंबर 8 में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, लेकिन मैं इनको लिखने से पहले एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। वो क्या है? स्टॉक्स और स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी, दो चीजें नजर आ रही हैं। प्लीज सब क्वेश्चन पे आ जाएं। अब पॉइंट 8 में, पॉइंट 9 तो है नहीं, पॉइंट 8 से शुरू करेंगे। पॉइंट 8 में स्टॉक्स और स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी, दो स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। अब कैटरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना, ठीक है, तो शक क्या पड़ा कि कैटरिंग की सर्विसेज में ही यूज होगा ये क्रॉकरी। क्रॉकरी, कैटरिंग में क्रॉकरी यूज होती है ना, ठीक है। फिर ज़हन में आया ये दूसरा स्टॉक क्या है। अब या तो उसने दो स्टॉक अलग अलग रखे हुए, दोनों ही कैटरिंग के हैं, या इसमें से एक स्टॉक कैटरिंग का है, एक कोई और है। तो ये ज़हन में सवाल आया फौरन ही। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस वाला पॉइंट जब देखा तो स्टॉक दो तरह के नजर आए। अब पहला सवाल, भाई जी कैटरिंग है तो हो सकता है ये बाकी जो है वो टेंटो शेंटो का स्टॉक हो और ये क्रॉकरी, दोनों ही इसी से रिलेटेड हो सकता है इन दो में से एक इससे रिलेटेड हो कैटरिंग से, एक किसी और काम के कोई और चीजें पड़ी हो, ठीक है। अब हम क्लियर नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 पे हम आए, पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। फजूल सा पॉइंट है, जो काम की बात है वो तो पढ़ लें। पॉइंट 4 में पहली बात क्या लिखी उसने? द क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज, अच्छा, ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स इज अर्न्ड। जी, पहले तो ये लिख लेते हैं, वो देखें बाद में लिख लेंगे, ठीक है, वर्किंग पे पहुंच के, ठीक है, एंड पे वो लिख लीजिएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कितना है? सेल का परसेंट है ना प्रॉफिट, तो फिर क्या कर दिया हमने, 80 + 20 इज इक्वल टू 100। चलें, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, पॉइंट तो पढ़ाना कुछ और था। पॉइंट क्या पढ़ाना था? स्टॉक्स एंड परचेजेस रिलेट टू दीज सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? कैटरिंग, उन्हीं की बात कर रहा था ना। अब नीचे जाकर देखो तो स्टॉक्स है और स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी है, तो कैटरिंग सर्विसेज वाला फिर कौन सा हुआ? सिर्फ स्टॉक। उसने ऊपर क्लियरली लिखा है, क्या कह रहा है? स्टॉक्स, ये नहीं कह रहा स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी, क्या कह रहा है? स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी के बारे में कह रहा है। स्टॉक्स एंड परचेजेस रिलेट टू कैटरिंग सर्विसेज। स्टॉक्स एंड परचेजेस रिलेट टू कैटरिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब नीचे वाले स्टॉक्स के साथ जाके कैटरिंग सर्विसेज, नीचे वाले स्टॉक्स के साथ, हाँ नहीं, स्टॉक्स के साथ। भाई खाली स्टॉक्स उसने लिखा था ना, ये जो फिगर आ रही है बड़ी वाली 29951940, इस स्टॉक्स के आगे ब्रैकेट में लिखो कैटरिंग सर्विसेज। पहले ये तो डिसाइड हुआ ना, दूसरी बहस बाद में करते हैं वो क्या पड़ा है, ठीक है। ये क्या है जी? ये स्टॉक कौन सा है? कैटरिंग सर्विसेज का। किसने बताया? सवाल ने बताया। अब ये तो कैटरिंग सर्विस का है, तो ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी क्या बुला है? फिर ये क्या है? फिर ये कौन सा स्टॉक है? अगर कैटरिंग वाला स्टॉक वो है तो फिर ये क्रॉकरी किस लिए पड़ी हुई है? और खुदा के बंदो, एग्जेक्टिव क्लब में अगर कोई एग्जेक्टिव आए, अपने दोस्त को लेके आए और चाय पिलानी हो, चाय मंगवानी हो, तो शॉपर में मंगवा के पिलाएगा क्या? बोलो तो समझो ना, बात समझो। क्रॉकरी की जरूरत तो एग्जेक्टिव क्लब को खुद के लिए भी है ना, सिर्फ कैटरिंग के लिए तो नहीं उन्होंने सर्विसेज देनी, ठीक है। तो स्टॉक्स जो हैं वो सवाल ने कहा कैटरिंग सर्विस का है, तो फिर ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी क्या है? ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी एग्जेक्टिव क्लब के लिए वही चीज है जो राइस के लिए स्टेशनरी है। आपको पहले बता चुका हूं, राइस वाले स्टेशनरी खरीद कर लाते हैं। अब ये सारी की सारी अगर सारे मार्कर हम इस्तेमाल कर दें उस्ताद, तो क्लोजिंग डेट पर कोई एसेट नहीं है, सारा ही एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और अगर इन्होंने परचेज किए मार्कर और क्लोजिंग डेट पे कुछ इस्तेमाल होने से रह गए, तो फिर वो क्लोजिंग में स्टॉक। याद है मैंने आपको कहा था कि किसी भी एक्सपेंस की तरह से स्टेशनरी का अकाउंट बनता है, किसी भी एक्सपेंस की तरह से। ओपनिंग में कुछ स्टेशनरी पड़ी थी, मजीद खरीद ली, वो स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। क्लोजिंग में कुछ पड़ी हुई है, वो एसेट बन गया, तो बकाया बैलेंसिंग फिगर क्या है? एक्सपेंस। तो जैसे राइस के लिए स्टेशनरी एक एक्सपेंस बनता था और जो नहीं इस्तेमाल हुई होती थी अभी, वो क्या होती थी? एसेट। ये एग्जेक्टिव क्लब के लिए ये क्रॉकरी भी ऐसे ही है।
ओपनिंग में कुछ पड़ी होगी, कुछ मजीद खरीदी, कुछ टूट छूट गई, इस्तेमाल हो गई, पुरानी हो गई, वो एक्सपेंस में चली गई, और क्लोजिंग में कुछ अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी के साथ आपने लिख लिया फॉर एग्जेक्टिव क्लब। भाई समझ आ गई ये बात? चले, बस इतनी सी बात थी, जरा ये आपको बताना था। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, किसी का कन्फ्यूज है तो पूछें। चलें फिर करें शुरू? चलें जी शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 में आए मिस्टर इमदाद। पॉइंट 8 से शुरू करते हैं ना, तरतीब अपनी। पॉइंट 8, मिस्टर इमदाद was also able to ascertain the following balances as at 31 दिसंबर। मैंने यहां पर ना स्टॉक ऑफ कैटरिंग वो जो आपको लिखवाया और क्रेडिटर, ये भी उसी से रिलेटेड है क्योंकि उसने खुद ही कहा है परचेजेस और स्टॉक किसके हैं? कैटरिंग सर्विसेज के। तो परचेज तो इसी अकाउंट से निकलती है ना। ठीक है, तो मैं क्रेडिटर को भी यूं लिख देता हूं कैटरिंग। ठीक है, ओके। चल, अब ये मैंने जरा इकट्ठे रख दिए क्योंकि आपको पता है यहां से रेलेवेंट फिगर्स निकल आती हैं, काम आ जाती हैं, और कोई वजह नहीं थी पहले लिखने की। आदत ही वैसे ही हम पहले भी इन तीनों को ही लिख लिया करते थे। आजकल डेटर कोई नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आ जाएगा किसी दिन डेटर भी, एक शायद कल वाले सवाल में आ जाए। ठीक है, ओके। अब तरतीब से शुरू करते हैं जैसे जैसे सवाल में आते जाए। बैलेंसेस, प्रीपेड रेंट, रेंट एक एक्सपेंस है, प्रीपेड है। ठीक है, तो एक्सपेंस का लेजर बना, प्रीपेड है तो ओपनिंग, तरतीब से शुरू करते हैं साथ साथ जी। 125 और क्लोजिंग 150। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, पेएबल है, ओपनिंग 120, क्लोजिंग 155। नेक्स्ट, सप्लायर्स बैलेंस, ये क्या है? क्रेडिटर। सप्लायर क्रेडिटर बनेगा, वो बैलेंस जो है उसका। सप्लायर जिसने चीजें सप्लाई की और वो अगर उसका बैलेंस आ रहा है तो फिर वो पेएबल ही होगा। तो क्रेडिटर का नाम मुश्किल सा लिखा हुआ था, बताएं। ओपनिंग 1430, क्लोजिंग 2330। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टॉक्स। ये स्टॉक्स कैटरिंग वाले लिखवा दिया आपको। ठीक है, ओपनिंग 1940, क्लोजिंग 2995। क्लियर जी? उसके बाद क्या है जी? स्टॉक्स ऑफ क्रॉकरी। मैंने इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइक स्टेशनरी। ये स्टैट मतलब जगह कम थी। ठीक है, लाइक स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी का अकाउंट सिंगल एंट्री में बनाते थे। ठीक है, आपको समझाया था कि कोई भी एक्सपेंस का जैसे लेजर बनता है स्टेशनरी का भी वैसे ही बनता है। तो ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी का भी वैसे ही बन रहा है। ठीक है, और सही है ना? ओपनिंग में कुछ पड़ा था, नहीं इस्तेमाल हुआ था, ओपनिंग स्टॉक 685। क्लोजिंग में कुछ पड़ा है अभी भी 580, 550। ओके, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट 8 को टिक कर ले, पॉइंट 9 तो है नहीं। ओके, मैंने साथ ही कैश का लेजर ओपन कर लिया था। उसकी वजह मुझे नजर आया था पॉइंट नंबर 7 में कि कैश के कुछ खर्चे हैं। ठीक है, तो वो एंड पे देख लेते हैं। चले, अब पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक हमारे पास मौजूद है पॉइंट्स, और मैं तरतीब से ही चलूंगा इन सारे पॉइंट्स को लेकर। बस पॉइंट नंबर 1, 2 के बाद पॉइंट नंबर 4, 5 करेंगे, 3 इनमें एंड पे करूंगा मैं। ठीक है, सही है? चले, अच्छा जी। अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, पॉइंट 1, कंट्रोल्स द रिसीट्स रिलेटिंग टू स्नूकर के पटों के चार्जेस विच टोटल 3225। जी, स्नूकर टेबल चार्जेस क्या होंगे? इनकम है? इनकम नहीं है? इनकम तो है। चलें, ये तो बात होगी भाई। जो उन्होंने पट्टे रखे हुए हैं जिन पे आप गेमें जाके लगाते हैं दोस्त आपस में जब इकट्ठे होते हैं, तो वो जो पैसे उनको दे के आते हैं उस क्लब की इनकम ही होती है ना। तो बोलो, तो इनकम तो ये है, इनकम ने तो क्रेडिट होना है। अब मसला ये है डेबिट बैंक को करें या कैश को? और बैंक को देखो लिखा हुआ है बैंक में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? स्नूकर टेबल चार्जेस, है ना? तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, स्नूकर इनकम क्रेडिट। क्यों? भाई चलो, ये तो आप बता रहे हो ना, यहीं पे लिखा हुआ भी है कि ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला ये गलत है, ये तो वैसे भी लिखा भी हुआ है, मैं वो भी प्रूव करता हूं। मैंने गलत बोला है वो,
आप तो कह रहे हैं ना जी हम गेम खेलने जाते हैं तो हमको चेक लेके जाते हैं, ठीक है, ये आपकी एक लॉजिक है, पर मैं कह रहा हूं यहां पे भी लिखा हुआ है कि पैसे बैंक में डायरेक्ट नहीं आए। कैसे लिखा हुआ है मैं समझाता हूं। यानी एंट्री कैश डेबिट ही है, बैंक डेबिट नहीं है। मैंने गलत बोला है, प्रूफ करता हूं। अब कैसे लिखा हुआ है, पहले तो ओपनिंग को पकड़ो ना, 198.5 ये कहां जाना है, इससे तो जान छुड़ाओ। 198.5 ये क्या है, ओपनिंग। अगर ओपनिंग फंड ना हुआ तो इसको ओपनिंग फंड की कैलकुलेशन में फेंकेंगे। पहले तो इसको साइड पे करो ना। अगर ओपनिंग फंड गिवन हुआ तो ये 198 को काट देंगे, फिलहाल लिख लो ताकि भूले ना हम, ठीक है। उसके बाद हम प्लस माइनस किया करते थे, बोलो, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस, ठीक है, बस ठीक है, समझ आ गया। यहां पे चीजें आती जाएंगी प्लस माइनस, तो इसको तो पहले लिख के टिक करो ना साइड पे। अब यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट। अगर लिखा होता चेक डिपॉजिट तो फिर मैं कहता हाँ जी बिल्कुल, ये जो बंदे आते हैं गेम खेलने वो चेक बुक साथ लाते हैं, गेम खेलते हैं, चेक लिख कर देते हैं, फिर हम चेक डिपॉजिट करते हैं। जो बंदे सब्सक्रिप्शन देते हैं वो चेक में देते हैं। पर यहां क्या लिखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट। क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट नहीं, क्या लिखा हुआ है। तो बैंक में डिपॉजिट क्या होता है, कैश। बैंक में डिपॉजिट क्या होता है, लिखा होता नहीं तो चेक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट मतलब क्या होता है, कैश रिसीट डिपॉजिट हुई है। अब उसने आगे ब्रैकेट में यह लिखा था कि इसमें शामिल है स्नूकर टेबल वाले पैसे, सब्सक्रिप्शन वाले पैसे, डोनेशन वाले पैसे, कैटरिंग सर्विसेज वाले पैसे। तो ये सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, आए कहां होंगे, कैश है, ठीक है। तो ये चीजें सारी की सारी, इन सब की एंट्री क्या बन रही है, कैश डेबिट। इधर देखें, ओपनिंग का मुझे नहीं पता, फिलहाल पता नहीं ओपनिंग मिले या ना मिले, फिलहाल तो नजर नहीं आया, ना मिला तो नील कह देंगे। इधर देखें, कैश डेबिट, स्नूकर चार्जेस क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, कैटरिंग सर्विसेज क्रेडिट, कैश डेबिट, डोनेशन इनकम। वो अलग बात है कि इनकम नहीं बनाएंगे, वो क्या करते हैं वो तो वहां पे जाकर देखते हैं। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो पॉइंट सब कुछ ही, बल्कि यूं लिख लें हम कि स्नूकर टेबल 1 2 3 4 ये सारे के सारे कैश में, ब्रैकेट लगाए ना यूं करके, ब्रैकेट लगाएं 1 2 3 4 पॉइंट के साथ ब्रैकेट लगाएं और साथ लिखें ये सब कैश में रिसीव हुए, ये सब कैश में रिसीव हुए। ओके, तो सही है ना। तो मैंने पहले बात गलत बोली, फिर आपको प्रूफ किया। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचने में तो गलती भी हो सकती है। हो सकता है वो सवाल ऐसा बना दे भाई साहब, इधर हो सकता है वो सवाल ऐसा बना दे कि चेकबुक साथ लाते हो। फिर तो अगर यहाँ चेक डिपॉजिट लिखा होता फिर क्या करते, फिर बैंक डेबिट ही करते, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट हुआ और साथ वो कह रहा है इस डिपॉजिट में शामिल हैं कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर। वो जो रिसीट्स हुई थी वो इसमें शामिल हैं। तो रिसीट्स फिर जाहिर सी बात है कैश में हुई थी, जिनको जमा करवाया गया है बैंक में, ठीक है, बात समझे हो। तो ये जो एंट्री हुई पड़ी है बैंक डिपॉजिट की, ये क्या एंट्री हुई पड़ी है बोलो, हैं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो यहां पर लिखो वो फिगर कितना, 26160.5, ठीक है जी, ठीक कर लें इसको। ओपनिंग जहां जाना था वहां चला गया, इस डेबिट की जो एंट्री करनी थी वो कर दी हम। ओके चले, अच्छा जी, वैसे ही आ गया था, मैंने लिख दिया, मैंने बैंक पे तो बाद में आना था। अच्छा भला हम चल रहे थे उधर, सॉरी, बस बातों बातों में वो हो गया, बस माजरत। वो दोनों डेबिट क्लियर हो गए। वापस आए अपने पॉइंट 1 पे, वापस आए पॉइंट 1 पे। चले शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल द रिसीट्स। एक बंदा रसीदें सारी, मतलब सारी रिसीट्स संभालता है, पैसे इकट्ठे करता है स्नूकर टेबल वाले। विच टोटल्ड 3225। तो ये इनकम है। अब क्लियर हो गया इनकम कहां जानी है, बोलो, इसकी एंट्री क्या होनी है, कैश डेबिट। 3225 से कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, स्नूकर फट्टा चार्जेस जी 3225, ठीक है जी, क्लियर। तो डिस्कशन हो गई, अब सारे आसान हो गए ना, बस अब तो 1 मिनट की बात है। सही हो गया,
हाँ जी, ओ स्नूकर टेबल चार्ज, ओके ठीक है। नेक्स्ट पढ़ूं, पॉइंट 1 को अगर टिक कर लें तो पॉइंट 2, मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, फुल स्टॉप से आगे नहीं पढ़ना है जी। और ये रिसीव किस में हुई हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, कैश में, ठीक है, क्योंकि वहां तो सब कुछ यहां से इकट्ठा होकर रिसीट्स इकट्ठी होकर वहां जा रही है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो इस साल में रिसीव्ड हुई वो कितनी है, इसकी एंट्री लेजर मौजूद है, वहां करने की जरूरत नहीं है, एंट्री बोलो, कैश डेबिट 3650 से कैश डेबिट, ये अकाउंट ही नहीं था आज ओपनिंग क्लोजिंग में, कोई बात नहीं, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट, यहां पर हमने लिख दिया कैश, यहां पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आंगी हो जा रहा हूं, सब्सक्रिप्शन, ओके ठीक है जी। यहां तक को मसला, कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया था सवाल में, ठीक है। यहां पर एक लाइन पड़ गई आगे, अगर ये लाइन ना होती तो यही इनकम होती सारी की सारी, पर वो क्या कह रहा है, फिर शुरू से पढ़ता हूं, मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दीज, ये किसकी बात कर रहा है, 3650 की बात कर रहा है, जो रिसीव हुई है उन्हीं की बात कर रहा है, ऑफ दीज 75 रिलेट टू द ईयर 2007, यानी 6 में, हमारा साल कौन सा है 6, हमने 7 की कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए तो वो क्या है एडवांस, तो क्लोजिंग डेट पे क्या हो जाएगा, एडवांस लायबिलिटी होता है, क्लोजिंग एडवांस 75। अब क्या अज्यूम कर लें ओपनिंग में भी एडवांस इतना ही होगा, बोलो, सवाल में नहीं बताया ना तो नील है, कुछ और भी नहीं है। इनकम एक्सपेंस में बैलेंसिंग फिगर कितनी जाएगी बता दो, 3575, बात समझे हो, ये देख लो पहले जरा कंप्लीट, मैं दोनों जगह पोस्ट कर लूं फिर कंप्लीट कर लेना, ये बात समझ आई है, लेजर कंप्लीट हो गया ना, चलो इसको भी खत्म ही कर देते हैं, डबल टिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में स्नूकर इनकम आ गई, स्नूकर इनकम, ओ सब्सक्रिप्शन इनकम, क्या हो गया उस्ताद जी, आपको कहना नहीं था आपको, है ना, कुछ नहीं बस वैसे ही, सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 8, अच्छा जी 3575, ये तो हो गई इनकम। अब चूंकि लेजर को खत्म कर ही दिया तो फिर बिल्कुल ही खत्म करो, क्लोजिंग ने कहाँ जाना होता है, बैलेंस शीट में है क्या, एडवांस लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में जाकर लिखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 75, ठीक है जी, ओके। चले पॉइंट नंबर 2 टिक कर ले, बल्कि लेजर ही मारा तो गया, हो गया ना माइनस, 3650 में से 75 माइनस करें तो कितना आता है, बैलेंसिंग निकाला ना, वो एंट्री कर लेते, तो एंट्री क्या करते, क्रेडिट करते, वो इनकम को डेबिट करते, लायबिलिटी को क्रेडिट करते, तो वही काम इधर से लेजर से ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये हम एक्रूअल की एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, लायबिलिटी क्रेडिट और इनकम डेबिट, तो ये करके आंसर तो ये आना है ना, वही एंट्री हुई पड़ी, इग्नोर करें, लेजर सब काम कर रहा है आपका। चलें आगे, पॉइंट 2 पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था, कोई रहता तो नहीं। पॉइंट 4 भी पढ़ लें फिर दोबारा, क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज on which a profit margin of 20% of sales is earned, stock and purchase relate to these services, तो फिर जाहिर सी बात है सेल्स भी होंगी ना कैटरिंग की, मैंने कहा चलो उसकी एंट्री तो करते चले, तो सेल्स की एंट्री क्या बनेगी, कैटरिंग सर्विसेज की सेल्स की एंट्री क्या बनेगी, बैंक नहीं, बोलो बैंक नहीं, कैश ही होगा ना, सारों के बारे में डिसाइड कर ही चुके हैं, एंट्री होनी है कैश डेबिट, ओहो ये तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा,
जैसे आप लोग कोरे के कोरे ही रह जाते हैं क्लास के बाद। जी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंट्री तो कर लेना, जब आएंगी सेल्स, अल्लाह देंगे सेल्स तो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 मैं स्किप कर गया हूं, करने में स्किप मुझे। नंबर 4 टिक करें और नंबर 5 का करने के लिए आपके पास पूरे 2 मिनट है। बना अकाउंट, चले एक काम मैं कर देता हूं आपको, इधर देखें, फिर 1.5 मिनट रह जाएगा आपके पास। इधर देखें, मैं पढ़ रहा हूं, कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल्स एज एट यकम जनवरी 6 हमारे साल के शुरू में 4900 थी एंड कॉस्ट ऑफ टेबल्स वाज 9000। भाई अगर पॉसिबल हो तो अलग बना लें, आसानी रहती है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी गिवन है ओपनिंग? भाई यकम जनवरी किस दिन? यकम जनवरी 6 पर ओपनिंग कितना गिवन है? 9000 बेटा। कॉस्ट एसेट अकाउंट मैंने कॉस्ट पे कर दिया, ये कह रहा हूं आपको, ये कर देता हूं मुश्किल वाला काम। तो 9000 कॉस्ट है, ठीक है, और यकम जनवरी 6 पे बुक वैल्यू कितनी है? 4900। तो मैं अगर कैरिंग अमाउंट ये एक्यूमुलेशन निकालना चाहूं तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे 40, आसानी हो जाएगी जरा डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने में। आप ना भी करें तो बुक वैल्यू बना लें, लेकिन मैंने आपको ये कहा हुआ है कि जब भी मुमकिन हुआ करे ना आप इनको अलग रखा करें। कहा हुआ है ना ये आपको, जब मुमकिन ना हो, जब है ही होमवर्क वाले सवाल में बुक वैल्यू पे था, आपको अक्सर सवालों के अंदर सिंगल एंट्री में आपको देखने मिला बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू पे बनाते थे। जब मुमकिन हो, डाटा ऐसा हो, हमेशा क्या कर लिया करो, इनको अलग। तो ये उसूल याद रहेगा आपको? बोलो, इसको लिख लो अब कहीं पे, काफी दफा अप्लाई कर चुके, भूल जाओगे, लिख लो ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आए। तो लिखें, अगर सवाल के डाटा से मुमकिन हो तो हम एसेट और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को अलग अलग रखते हैं। अपने अल्फाज में लिख लो ना, लाइन के बैगर्स। अगर डाटा से मुमकिन हो तो हम एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स को अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। सही है ना? काफी दफा ये बात जबानी बोली है मैंने, ओके, अब याद रहेगी ये। चलें जी, ओपनिंग मैंने बता दिया। अब अगली बात, टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2006। शुक्र है इन पे डेप्रिसिएशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना, साल के आखिरी दिन इंस्टॉल हो। क्या ख्याल है? बोलो कि करनी पड़ेगी। क्यों बेटा, क्यों नहीं? ओपनिंग पे तो होगी, इस पे तो नहीं करनी है नहीं, ठीक है। जो एक्वायर्ड इन द ईयर वो एडिशन है। अच्छा, आगे कहता है 10% डिपॉजिट ऑन न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड ऑन यकम नवंबर 2006। पेड हुआ तो कहीं पेमेंट में नजर भी आना चाहिए। बैंक की पेमेंट साइड पे देखो, 10% डिपॉजिट ऑन न्यू स्नूकर टेबल्स 130 एंड सर्कल कर लो, ये भी फिगर आपके लिए रेलेवेंट होने लगी है, ओके। बैलेंस इज पेएबल इन जनवरी 2007। बकाया पैसे कब पे होंगे? टेबल कब आ गए? 31 दिसंबर 6 में। बकाया पैसे कब पे होंगे? कुछ एडवांस दिया था, एसेट आ गया, बकाया पैसे जनवरी में देने हैं, ओके। सारी बात तो मैंने बता दी। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 years विद नील स्क्रैप वैल्यू। मुझे एडिशन की एंट्री भी करके दें और डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करके दें। आपके पास 1.5 मिनट है अब। तैयब इंट्रोगेट, भाई तैयब, आप सारे तैयब हैं, अपना काम करें। साथ वाले नहीं, क्यों आप क्यों देख रहे हो उधर? तैयब हो आप तो करो ना एडजस्टमेंट अपनी। इंट्रो के टीए ने मैसेज करवाया, पता कर गया जल्दी से। ये कोने पे यार तैयब को बिठाया करो यार, बार बार उठना होता है।
जी 1.5 मिनट तो हो गया है। कितने बच्चों ने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली है? 1 2 3। चला है मैसेज? चल गया? मुझे नहीं आया। बात सुनो, इधर आओ। एक स्टूडेंट है मेरा, तो मेरे गांव का ही है, तो उसकी वो बीमार था, तो उसने ऑनलाइन की क्लासेस अब इस दफ़ा की लास्ट टाइम पेपर नहीं दे सका था। उसको बुक्स चाहिए होंगी रिसेंट वाली, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, उससे रब्ता करो। बैलेंस होगा हमारे पास, उससे मैसेज करोगे, बल्कि मैं उसे मैसेज कर दूंगा, तुम्हारा नंबर भी, ठीक है? उसका नंबर ले लो, वो तुमसे बात कर लेगा। इंट्रो इको लॉ की बुक्स उसको यहाँ से लेके भेजनी होंगी, उससे बात कर लेना। अगर पैसे हों पहले तो पे कर देना, मुझसे नहीं तो ले लेना, नहीं तो उसे ही कह देना कि वो भेज देगा। तो आप फिर आप जैसे भेज, जैसे कहना साथ वो भी भेज, उससे TCS करनी होगी, उससे रब्ता करके, ठीक है ना? मेरे उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लो ना, सेव करो जल्दी से। चलो क्लास के बाद मुझसे याद से लो, ठीक है जी? बच्चों, कितने बच्चों ने कर ली एडजस्टमेंट? चलें बस, बाकी रहने दें, अब लग गया पता आप लोगों का। इधर देखें, पहली लाइन और दूसरी लाइन, 2 फुल स्टॉप तक जो बात थी वो मैंने लिख दी हुई है, उसकी जरूरत नहीं है अब बात करने की, ठीक है? ओपनिंग निकल आए हमारे पास, बैलेंसेस। आगे, टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2006। इधर देखें, 31 दिसंबर 2006 पर स्नूकर टेबल्स डेबिट हो गए, इंस्टॉल हो गए तो डेबिट हो गए ना। ये फिक्स्ड एसेट है, पता है ना? फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल हो गए, कितने पे पता नहीं, पर इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है? आगे वो कहता है 10% डिपॉजिट ऑन द न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड ऑन यकम नवंबर 2006 पे हमने बैंक को क्रेडिट किया हुआ है। नजर आ रहा है आपको? बैंक क्रेडिट कितने से हो रहा है? 130 से, लेकिन डेबिट स्नूकर टेबल नहीं किया, ना कर सकते थे यकम नवंबर को। क्यों? तो क्या एंट्री पास की होगी आपने? एडवांस फॉर स्नूकर टेबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब ये एंट्री कर ली, ये एसेट है। क्यों एसेट है? नहीं, क्यों? एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी, एडवांस टू सप्लायर भी है, कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी। फ्यूचर में क्या फायदा आना है? पैसे आने, एसेट आना है। बात तो समझा करें, ये एसेट कैसे है? ये एक राइट है, राइट टू रिसीव एसेट, राइट टू रिसीव स्नूकर टेबल्स इन फ्यूचर। तो एक राइट था, एसेट था हमारा। यकम नवंबर को ये राइट हमारे पास आया, और 31 दिसंबर को वो जो राइट था वो चीज ही आ गई, ठीक है? तो फिर आज इस राइट को खत्म कर देना चाहिए। बोलो, एडवांस फॉर स्नूकर टेबल्स क्रेडिट कितने से, और स्नूकर टेबल डेबिट 130 से। नेवर। ये तो 10% था, ये तो 10% था। देखें इधर, देखें इधर, देखें इधर, देखें, ये गलत होगी, ये गलत होगी बात। इधर देखें, इधर देखें, हमने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, एसेट खरीद लिया
₹100 एसेट डेबिट, पैसे पे कर दिए सारे, कैश क्रेडिट। कोई भी पैसे नहीं पे किए, उधार पे है, पेबल क्रेडिट। कुछ कैश पे किया, कुछ उधार पे रख लिया काम। इन एनी केस हिलजुल कहां पे हो रही है, क्रेडिट साइड पे। एसेट अपनी जगह पे जमा हुआ है कि जब मैं आ गया हूं तो मैंने डेबिट होना है फुल अमाउंट से, ठीक है। तो एसेट ने डेबिट होना था फुल अमाउंट से। 130 वॉज 10%, 130 तो था, ये 10 था। गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, आंसर इज, हाँ जी, ये कॉस्ट थी स्नूकर टेबल्स की जिससे इसने डेबिट होना था। वो अलग बात है, इसने डेप्रिशिएट तो नहीं होना था। तो कितने बच्चों ने 1300 निकाल लिया था? ओके, अब 1300 में 130 पहले से दिया हुआ है तो वो दोबारा नहीं देना, वो खत्म हो गया। बकाया फिर क्या है, पेबल फॉर स्नूकर टेबल्स, क्योंकि वो 31 दिसंबर पे हमने पे नहीं किया। बात समझ आ गई? कितने बच्चों की पूरी ट्रांजैक्शन सही थी? चलें, गुड, 50% तो है तकरीबन। अब इधर देखें, हम अगर इस एंट्री को पोस्ट करना चाहें तो एक एडवांस हमारे ही साल में आया था, हमारे ही साल में खत्म हो गया, तो एंट्री करके खत्म करने की क्या जरूरत है, हम बकाया की एंट्री कर लेते, ठीक है ना। और सही है, तो अब हमारी एंट्री बच गई है। हम करेंगे स्नूकर टेबल्स को डेबिट 1300 से, बैंक क्रेडिट 1300 से और पेबल क्रेडिट 1170 से, ठीक है, सॉरी 130 से। बहरहाल गलत निकल गया लफ्ज़ से। बहरहाल 1300 से एसेट डेबिट, 130 से बैंक क्रेडिट और 1170 से पेबल क्रेडिट। ऐसे जैसे एडवांस वाला काम हुआ ही नहीं था, इग्नोर करके काम चल सकता है ना हमारे ही साथ। अगर ये एसेट ना आया होता तो यही एडवांस एसेट में नजर आ रहा होता, लेकिन एसेट आ गया, हमारे साथ में आ गया, तो दफा करो बस उसको। क्या पहले लिखें फिर जीरो करें, लिखो ही ना। अब ये एंट्री करने लगा हूं मैं, स्नूकर टेबल्स डेबिट कितने से, इधर देखो, ये बात भी मैं बारहा कर चुका हूं आपके साथ कि आप इसको लिखें बैंक 130 और पेबल 1170 अलग अलग। आप लिख लो बैंक एंड पेबल 1300, या आप सबसे आसान काम एडिशन ही लिख दो 1300, ठीक है। तीनों ही सही हैं, ये बात पहले हो चुकी है। हाँ, याद है, हाथ खड़ा करने की बात हुई है कई दफा, बाकियों को भी याद होनी चाहिए थी, हाथ देख लें आसपास, ठीक है। बहरहाल ये 1300 की एडिशन की एंट्री हमने इकट्ठे ही कर दी, एडिशन 1300, ठीक है। मैं इतनी बार कर चुका हूं, ये बात दिल नहीं कर रहा दोबारा करने, ठीक है। तो ये हो गया 1300 एसिड डेबिट, 130 से वो एनसर्कल किया था उसको टिक करो, क्रेडिट हुआ पड़ा, 130 से वो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो गया टिक। बाकी क्या रह गया, पेबल फॉर स्नूकर टेबल्स, जी कितना 1170। रुक जाओ, अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करने दो, सब कुछ कर, चलो ये कर लो, ये एंट्री कर लो, पहले ये एंट्री कर लो, जल्दी से एंट्री पोस्ट करो। स्नूकर टेबल डेबिट 1300, बैंक क्रेडिट, ये मैंने बैंक देखो यहां से दोनों को हटा दिया ना, इसलिए बैंक की क्रेडिट डायरेक्ट हो गया। करना चाहो दोनों एंट्रीज करो, पहले एडवांस एसेट में लिखो एडवांस फॉर टेबल्स डेबिट बैंक क्रेडिट टिक कर लो, फिर एडवांस को क्रेडिट करते हो माइनस करके जीरो कर लेना, नो इशू, आपकी मर्जी है। दोनों एंट्रीज करो या टाइम बचा लो, ओके, दोनों भी कर सकते हो। दोनों होंगी तो 130 वैसे ही नील हो जाना है, अल्टीमेटली बचना यही है। होगी एंट्री, ओके। नाउ डेप्रिसिएशन, जान बन जाओ इधर वाले। डेप्रिसिएशन मत बताया करो कहां से आए हैं। डेप्रिसिएशन एक लाइन में ही कैलकुलेट हो जाएगी, उसकी वजह एडिशन पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ठीक है, और ओपनिंग पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इतना सिंपल काम। 8 साल लाइफ, वो कहता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 ईयर विद नील स्क्रैप वैल्यू, सिर्फ नए की बात कर रहे हैं,
भाई इस तरह से तो हमेशा पॉलिसी बताया करता है यूजफुल लाइफ कितनी है, 6 साल बाद वो टेबल्स को बेच देते हैं और उसके कोई पैसे नहीं मिला करते उनको, नील रेजिडल वैल्यू। तो यहाँ पर आके हमने लिखा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और वो किसका है जी, स्नूकर टेबल्स। इधर देखिए ओपनिंग टोटल कितने पड़े हैं, 9000। जब जरूरत 9000 की तो हमने वही लिख लिया, मुमकिन हो तो अलग कर लिया करो, आसानी रहती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इधर देखें जी, डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और ओपनिंग पर ही डेप्रिसिएशन लेनी थी, एडिशन पे डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल के आखिरी दिन आए थे वो, ठीक है। कितना बना 1500 ये आ गया जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और 1500 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ओके। चलें अब इनको क्लोज भी कर ही देते हैं। स्नूकर टेबल क्लोजिंग कितना आ रहा है, 300, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग 5600। अच्छा जी, अच्छा। यहां पर आकर लिख ही देते हैं इसको ताकि इनको टिक कर लें। 10300 माइनस 5600, आंसर आप लोग लिख लेंगे, मुझे नहीं बताना बस, ठीक है। ये वर्किंग 9 और 10 और वर्किंग 10 लिख लेंगे आप लोग आंसर। मुझे पता है कैलकुलेटर पे आपको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना आता है। आई नो, यू नो, आई नो यू नो। 9 और 10 टिक कर ले। ओके, पॉइंट नंबर 5 भी टिक हो गया जी। ओहो, यहां पर लिखा ही नहीं वो जब एंट्री की थी, तो ये हमने एंट्री की थी रिसीट्स कैटरिंग सर्विस की एंट्री की थी ना, ये क्वेश्चन मार्क जब लगाया था। कैटरिंग सर्विस सेल नहीं पता अभी, कोई बात नहीं, खैर होगी। कैटरिंग सर्विस सेल, जगह ही नहीं बची आगे कुछ लिखने की, कैटरिंग सेल। अच्छा जी, अब रह क्या गया, सिर्फ पॉइंट नंबर 3। अब इधर तवज्जो से देखें जरा, 5 मिनट आपके चाहिए, नई बात। डोनेशंस 2 तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तफसील से बात करूंगा इनके ऊपर ना। भी जनरल, वैसे जनरल हमने देखा था, जनरल डोनेशन क्या है, पैसे देने वाले ने नहीं स्पेसिफाई किया कि मेरे पैसे खास किसी काम में लगाओ, उसने जस्ट पैसे दिए और उसने कहा इस सारे खैर में जहां पर लगे लगा लो, ठीक है। उसने स्पेसिफाई नहीं किया जनरल डोनेशन, हम उसको इनकम बना लिया करते थे। वो इनकम से होकर, सरप्लस से होकर कहां आ जाती है, जनरल फंड में। आज मैंने नाम इसलिए बदल दिया, ये क्या है, जनरल फंड इज अ जनरल पूल, अ जनरल बास्केट, लाइक जनरल लोन्स, याद आ रहे हैं IAS 23 में, ठीक है। ये एक जनरल फंड है, जो जहां से पैसे आते हैं वो हम इस बाल्टी के अंदर रख लेते हैं, और इस हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ती है, हम उस बाल्टी में हाथ डालते हैं, वो पैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जनरल फंड है। पैसे देने वालों ने भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता। अब कभी कभी डोनेशन देने वाले स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे दिए हुए डोनेशन को सिर्फ फलां काम में इस्तेमाल करना। आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ये शायद कल बात हो जाए, नहीं तो परसों हो जाएगी, एंड तक जाते जाते ये बात करनी है हमने। मिसाल के तौर पे ये ज़बानी बातें हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी जो अभी ये पॉइंट है, इसमें भी सिर्फ जो ICAP का लेवल है सिर्फ वहां तक लिखूंगा। अभी अगली बात हमने करनी है जो किताबों में होती है, जो उससे आगे की बात है वो भी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा लेंगे, लेकिन फिलहाल आज सिर्फ ICAP वाले लेवल तक आएंगे हम, ठीक है। अब जनरल नहीं, किसी ने हमें डोनेशन दिया और डोनेशन देकर कहा भाई आप अस्पताल चला रहे हो, ठीक है, ये जो पैसे मैंने दिए हैं इन पैसों से सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज करना। अब डोनेशन तो है लेकिन स्पेसिफिक हो गया, बात करेंगे, यहां पे आएगा वो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है या बनी हुई है
और एक बंदे ने पैसे दिए और उसने कहा ये मेरे जो पैसे हैं इनसे सिर्फ मस्जिद की तामीर करना। होता है ना, लोग कहते हैं भाई मस्जिद के, ये सिर्फ मस्जिद की तामीर के लिए पैसे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे हैं, इनको कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो स्पेसिफिक फंड में, स्पेसिफिक डोनेशन में आपको एक एग्जांपल मिला करेगी, डोनेशन टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग लिख लेता हूं, फिक्स्ड एसेट होता है वैसे तो, फिक्स्ड एसेट क्या हुआ, बिल्डिंग, ठीक है। किसी ने आपको एक फंड दिया, डोनेशन दिया और स्पेसिफाई कर दिया कि उस डोनेशन से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब अगर आपने इस फंड को यहां डायरेक्ट इनकम में फेंका तो यहां से आएगा कहां पे, सरप्लस में। ठीक है, सरप्लस से, भाई लेजर दे देना, ठीक है, ये आएगा यहां पर, चलो रहने दो, बैठे रहो, बात खत्म हो रही है। ये इनकम में अगर आप डालो ऊपर तो इनकम से होता हुआ सरप्लस में आएगा और सरप्लस से होता हुआ जनरल फंड में आ जाएगा। तो ये तो जनरल पूल में शामिल हो गया, जो मर्जी जहां मर्जी पैसे लगाते रहे। उसने कहा मेरे वाले नोट भी ना बदलें, मैं आसानी के लिए समझाने के लिए ऐसे बात कर रहा हूं आपसे, मेरे वाले नोट भी ना बदलें, यही वाले नोट से बिल्डिंग बननी चाहिए। तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, एक छोटी सी बाल्टी नहीं मंगवानी है। ठीक है, और ये कैश तो डेबिट हो गया था, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट करते तो वो जनरल बास्केट में चले जाते पैसे। ये वाला पाइप तो जनरल बास्केट में ही गिरता है, ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर वाला पाइप जो है, इसका ये पाइप तो लगा ही कहां हुआ है, जनरल फंड में। हमने कहा इधर फेंका ना तो ये जनरल बास्केट में शामिल हो जाएगा, इसके लिए नई बास्केट मंगवाई है हमने। उसके बाद लिख के लगाएंगे, भाई साहब ये आपके पैसे पड़े, लिख के लगाएंगे फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। अब उसको इनकम एक्सपेंडिचर से रूट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये सारी ही लायबिलिटी है वैसे तो। चले पहले एंट्री करते हैं, एंट्री बनी कैश डेबिट। कैश कैसे डेबिट वो पहले डिसाइड कर चुके हैं, कितने से, इधर देखिए, कैश डेबिट 3000 से, और बिल्डिंग फंड इधर देखो, बिल्डिंग रिजर्व फंड, आई कैप ने ये नाम लिखा हो इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना जरूरत नहीं थी। बिल्डिंग फंड कितने से, देखो ना, इधर देखो जरा, सब तवज्जो से, अब इधर देखो भाई, अगर लेजर है तो दे ही नहीं, फिर इधर बैठे हैं। असल में इन बच्चों को नजर नहीं आता अगर मैं कोने पे जाता हूँ, लेके रखा करें क्लास में। ठीक है जी, उधर आप जरा तवज्जो करें। इनकम एक्सपेंडिचर में अगर ये 3000 डाले जाते तो वहां से होते हुए कहां चले जाते, जनरल फंड में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये स्पेसिफिक फंड है, इसको जनरल में नहीं डालना, तो फिर उधर से रूट ही ना करवाओ, एंट्री ही क्या कर लो, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड। रिजर्व को छोड़ो, रिजर्व आईकेप ने लिखा हुआ था, खुद से बताया हुआ है क्या करना है, आईकेप मैक्सिमम इसी लेवल तक गया हुआ है अभी, खुद से बताया हुआ है कि क्या करना है। ओके, और ठीक है ना, तो कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, हम कर ही क्या देंगे, फंड को अलग से क्रेडिट। आप कहोगे ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना मेरे चांद, ये भी सारी लायबिलिटी है। जिसके पैसे आपने लिए हुए हैं अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, एक एक रुपया तुम्हारे पे लायबिलिटी है। ये जितना फंड पड़ा है, जनरल फंड ये भी लायबिलिटी है, स्पेसिफिक फंड ये भी लायबिलिटी है, सारे का सारा। आप प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन थे तो बिजनेस के ऊपर कैपिटल भी लायबिलिटी होता था टुवर्ड्स ओनर, याद आ रहा है, उसी कैपिटल को रिप्लेस किया फंड से, तो फंड भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे लायबिलिटी ही है। लायबिलिटी इस काम के लिए खर्च करने, ये पैसे खुद नहीं लेके जाने घर, बात समझ रहे हो ना। तो एक है जनरल लायबिलिटी, जनरल फंड, कोई भी काम कर लेंगे, और एक है स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन देगा तो हम उसकी एंट्री इनकम में नहीं किया करेंगे, हम उसकी एंट्री करेंगे डायरेक्ट यहीं पर सामने फेस पर दिखाएंगे, एंट्री करेंगे कैश डेबिट वो वाला फंड क्रेडिट। अच्छा, सबसे मुश्किल समझना यही है, जब बात को आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह बिल्डिंग बनाएंगे भी सही, बिल्डिंग को कंप्लीट भी करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन यार दरवाजा खोल दो, एसी चल रहे हैं, सारी ऑक्सीजन चूस जाते हैं। चुप करो, और तुम नहीं अच्छे लगते ये करते हो, भयानक वाले, जिनका काम उन्हें करने दो। ऐसी देखा देखी तुम बहुत कोजे लग रहे थे।
अच्छा चले वापस आए जी, बस कर दिया करो ना यार, टाइम कभी नहीं भी होता। ऐसे किसी दिन गुस्सा आ गया ना मुझे तो की बजाय आ निकल रहे बार बार। चलें प्लीज 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 चलें, बस होगी बात खत्म। मैं क्या कह रहा था आपको, प्लीज कि कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर दिया, हम इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, उसके बाद इसको खत्म भी करेंगे। कोई और फंड आएगा, जैसे मैंने कहा आई पेशेंट फंड इधर ही क्रिएट करेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज भी करेंगे, ये सब करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है, कि हमने इसको यहां पर कर दिया है क्रेडिट, ठीक है। तो कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, यहां पर ही लाइबिलिटीज नीचे खिसकती आएंगी, ठीक है। लाइबिलिटी नीचे खिसकेंगी, 2-3 तरह के और भी फंड्स में यहां पे आपसे बनवाऊंगा। आईकैप में टेस्ट नहीं हुए, फिर हम ये डिस्कशन करके एक क्वेश्चन फुल फ्लेज करेंगे जिसमें ये सारा कुछ ही होगा, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यही लाइबिलिटी नीचे खिसकती आएंगी, जो भी स्पेसिफिक फंड आएगा हम उसको यहां पे ऐड करते जाएंगे, एंट्री किया करेंगे कैश डेबिट वो वाला फंड क्रेडिट, नाम लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिकली पैसे दिए जाएंगे हम उनको इनकम से रूट नहीं कराएंगे, वरना वो टूटी कहां पे आ गई, खुलती है यहाँ पे जनरल फंड में, सारे पैसे जनरल में शामिल हो जाएंगे। ओके, क्लियर है ये बात। अभी तक आईकैप सिर्फ इसी लेवल तक गया हुआ है, इसलिए इस बात को दोबारा पढ़ ले, इससे आगे बात बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, हम खुद पढ़ लेंगे, फिलहाल तो इतना ही। नंबर 3 सॉरी, ₹3 million हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग। अब आगे आईकैप ने सिर्फ ये पहली बार दिया था इस तरह से, ठीक है, तो आईकैप ने अगली बात भी खुद ही बता दी बच्चों की सूरत हाल को भांपते हुए, एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट। तो मैंने वो अकाउंट की बजाय ना फंड का लफ्ज लिख दिया, ज्यादा अच्छा आपको समझ आए। ये देखो, ये कौन सा फंड है, जनरल फंड, ये कौन सा है, स्पेसिफिक फंड, नाम के साथ आ गया, ठीक है, और सही है ना। चल हाँ, बिल्डिंग फंड, ठीक है। टिक कर लें, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 रह गया, 7 रह गया, 8 तो टिक हो गया। ये अब लंबा काम बस वैसे रह गया, समझने वाला काम हो गया, अब स्पीड काम करना है, ठीक है। तैयार है, डेबिट तो दोनों हो गए, हो फिर बचा गया ढेर सारे क्रेडिट्स। ओके जी, पेमेंट रिसीट साइड ओके है, ओपनिंग डेबिट की एंट्री कर चुके हैं हम। चलें बैंक की क्रेडिट साइड पे हैं, इंश्योरेंस अकाउंट मौजूद, डायरेक्ट इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 90, टिक करते जाएं। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, रेंट का अकाउंट था ना, वो रेट एंड रेंट कर दिया, वरना इस मुसीबत को कहां करते हो, उसको अलग ले जाते तो, ठीक है। एंट्री करें, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 1480, नेक्स्ट टिक करते जाएं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मौजूद, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट बैंक क्रेडिट 735, नेक्स्ट परचेजेस पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। तो एंट्री क्रेडिटर्स डेबिट 18155 है ना, बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके होमवर्क वाले सवाल में पीरियोडिकल्स था, किसी ने पूछा ही नहीं, पीरियोडिकल्स क्या है, वो जो माहनामे या हफ्त रोजा आपके पास वो आते हैं, मैगजीन्स वगैरह, ऐसे ही वो खर्चा, ऐसे ही ये कम्युनिकेशन खतों किताबत का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 92 पॉइंट। आगे क्या है जी, ड्राइंग्स, किसी ने बोला ड्राइंग्स, कौन है ड्राइंग्स वाला, कौन है। देखो मैंने तो सिंगल एंट्री में भी कहा, पहली बात तो ये कि यहां पर कॉन्सेप्ट, इसको छोड़ो, सिंगल एंट्री में भी कहा था सिर्फ विथड्रॉल लिखा हो तो ड्राइंग ना शुरू कर देना, जब तक ये ना लिखा हो फॉर पर्सनल रीजंस। क्यों, बैंक में एक बार पैसे डाल दी, क्या निकालने की इजाजत नहीं है, पैसे निकाल सकते हैं अगर बिजनेस में जरूरत पड़े तो, विथड्रॉल वैसे भी हो सकता है, पर्सनल रीजन के लिए ना हो तो ड्राइंग नहीं कहना, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, इनकम एक्सपेंडिचर में तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये विथड्रॉल फिर किस लिए होंगे, दराज में रखने के लिए पैसे जरूरत, बिजनेस में कैश की भी जरूरत होती है। ओके, तो एंट्री
कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 4232.5 टिक करें। उसके बाद 130 टिक हो चुका है टिक। क्लोजिंग ने कहा आना है, जहां आना है ले आओ वरना ये भूल जाएगा। कितना? ठीक है जी, टिक करें। 0.6 लगाई हुई थी। हाँ। चले पॉइंट नंबर 7। द समरी ऑफ एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम पेटी कैश इज एज फॉलोज। ये 3-4 एक्सपेंसेस हैं, इनकी एंट्री कैश क्रेडिट करनी है तो कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लासेस एंड क्रॉकरी, ये खरीद लाए मजीद, डेबिट बताते तो जाओ। 430 से ये डेबिट और 430 से ये दोनों तरफ करनी पड़ेगी एंट्री। बल्कि यूं लिख लें, स्टॉक ऑफ क्रॉकरी। हाँ वो अकाउंट तो वही था ना, गिलास। ओके नेक्स्ट, वेजेस बताया नहीं उसने, वेजेस कैटरिंग वाली या वेजेस क्लब की बताया ना हो तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में ले जाना। ओके, तो आप ये ना सोचना आप उनके मुलाजिम नहीं है, जो भी है वो उनका मसला है, आपको मसला नहीं। वेजेस चुप है तो इधर ही 197 डेबिट 1975 और यहां पर क्रेडिट 1975। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी लेजर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट ही लिख लें। सन्ड्री एक्सपेंसेस 290 से डेबिट और कैश 290 से क्रेडिट। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, वो है ही पहले क्या, वो पैटी कैश वो है ही एक यही कैश है, बस उसने पैटी कैश ऐसे कह दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिपेयर टू स्नूकर जी 510 रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। टिक कर लें 0.7 को। हो सवाल तो खत्म हो गया। अच्छा इस पे नहीं बनता था, वापस करें अपना वो नहीं आपने कहा ओ करते हैं तो फिर वापस करने का भी सीख के आना घर से अब। ठीक है ओके, सुने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था, नील। ठीक है, क्लोजिंग कितना है फिर बताएं। ओ 2 क्वेश्चन मार्क्स तो कोई बात नहीं, आ जाया करते थे कभी कभी, खैर है, अल्लाह मालिक है, चलते हैं। इधर भी कुछ नहीं है, इससे पूछा, इसने कहा परचेजेज लाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेंगी। हमने कहा अच्छा यार कर रहे स्टॉक बैलेंसिंग बता दें 19055 जी, ये 19055 वर्किंग 3 एग्जैक्ट। हाँ पिछली क्लास में भी नहीं आया था, याद आया 18,000। ठीक है एग्जैक्ट 18,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई थी हमारे पास वर्किंग नंबर 2 से, लेकिन सेल्स नहीं आ रही, आ गई है, कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई है, मार्कअप मार्जिन मौजूद है, वहां नहीं कर रहा वर्किंग, डायरेक्ट ही करें, आप बड़े हो गए हैं आप। 18,000 है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय इसकी परसेंटेज देके बताएं 80 इंटू सेल्स 100, आंसर बताएं 225। इसकी एंट्री बोले कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, एंट्री हो गई 22,500 से कैश डेबिट वर्किंग 1 और वहां पर सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी,
आप तो क्लोजिंग बता दें। सही नहीं बता रहे तुम भाई। ये क्लोजिंग आपने सोल्यूशन नहीं देखना घर जाके, मैं इसलिए सारा सवाल पूरा करवा के भेज रहा हूँ, ठीक है। उस पे मेरा इसका और आई के आप भी इख्तलाफ करेंगे कल जब 0.9 पढ़ाऊंगा, जो टाइम पे आएंगे सिर्फ उनको जी। 7242 इज द क्लोजिंग कैश। यहां पे लिख दो जाके अभी, कैश वर्किंग नंबर 77242, ठीक है जी, डन, ओके। ये कैश का अकाउंट भी टिक हो गया। अब तरतीब से चलते हैं, ये दो अकाउंट्स टिक हो गए हैं। अच्छा इसको भी खत्म करो, जीपी बताओ 40, कोई और एक्सपेंस उसने बताया ही नहीं, तो यही क्या हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। यहां पर आके हमने लिखा कैटरिंग सर्विस वर्किंग 140,500 की इससे इनकम हो गई हमें, ठीक है, ओके डॉन। उसके बाद ये स्टॉक का क्लोजिंग भी ले जाओ, कहां जाएगा, क्रॉकरी स्टॉक है या कैटरिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ कैटरिंग जी, कितना 2995। क्रेडिटर का लेजर भी कंप्लीट हो गया, बस क्लोजिंग को पहुंचाओ लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स कैटरिंग जी 2330। फिर जी यहां पर आए, रेंट एक्सपेंस बैलेंसिंग मिल गया आपको कितना 14, ये 1455 एक्सपेंसेस में जाएगा, ये क्लोजिंग प्रीपेड है एसेट में, तो 1455 रेंट एंड रेट्स आ गए एक्सपेंसेस में, और क्लोजिंग में प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है ना 150 मुफ्त के नंबर, इसलिए तो आप लोग पास होने लग गए, सारे बच्चे पास हैं। ये वाले लेजर्स का एक्सपेंस क्लोजिंग आमतौर पे सही होता है, सब बच्चे वहां पहुंचाने के आदी बन चुके हैं, तो वो मार्क्स मिल रहे होते हैं। सिंगल एंट्री के सवाल में तकरीबन सारे बच्चे टेस्ट में इसीलिए पास हैं रिसेंट, हालांकि रिसेंट टाइम का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, थोड़ा मुश्किल भी था, सही नहीं है कुछ, सही है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी 7700, अच्छा 770 का एक्सपेंस और 155 की लायबिलिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग कौन सी है 5, रेट की वर्किंग 4, ओके जी, कितना था 770, और इलेक्ट्रिसिटी पेबल कितना 155, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया क्लियर, क्लियर वर्किंग 4 5, हाँ जी। इनकम एक्सपेंस में 565, इधर देखें क्रॉकरी कंज्यूम्ड मैंने लिखा, क्या लिखा क्रॉकरी कंज्यूम्ड या यूज्ड, जो हुई है वही एक्सपेंस होगी ना, बाकी तो क्लोजिंग में एसेट है। वर्किंग 6 से 560, ये मैंने कंज्यूम्ड आपकी आसानी के लिए लिखा, याद रह जाएगा, ठीक है, जैसे स्टेशनरी यूज्ड निकला करता था वैसे ही। क्लोजिंग में इधर देखें ये स्टॉक किसका है क्रॉकरी 550, ठीक है जी। ये हो गया सब कुछ हो गया। अब रह गया है तो बस जनरल फंड ओपनिंग, तो प्लीज घर पे आप तफसील से ब्रैकेट में लिखेंगे, फिलहाल तो आप कैलकुलेटर पे लिखें। ये क्या लिखा हुआ है पहले से 198.5, ये क्या है वही भूल जाते हैं जो पहले ही लिख लिया था, ठीक है। तो अब लिखना शुरू करें, कैलकुलेटर सबके हाथ में हो, कैलकुलेटर सबके हाथ में, लिखना बंद, अपने अपने कैलकुलेटर, ओके। 198.5 ये क्या है ओपनिंग बैंक, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं बाकी चीजें ऐड करना। 198.5 प्लस 1940 माइनस 14
30 प्लस 125 माइनस 120 प्लस 685 प्लस 9000 माइनस 4000. आंसर इज क्या रह गया है? मैंने बोला तो है 41. बोला गलत है. अच्छा 6298. ओके, बाकी सब देखेंगे आप, बैलेंस ही होगा इंशाल्लाह. जो भी है बेटा दोबारा टोटल करके देख लीजिएगा, बैलेंस ही टैली हो जाएगी. अपना होमवर्क देख ले. क्वेश्चन बैंक 6 होनार्स. ये अपना स्केल उठाएं, ये हो जाएगा.